हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विज्ञानपुर में। यदि आप हमारे इस चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हमारा टॉपिक है रक्त परिवहन तंत्र अर्थात ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो आज हम रक्त के बारे में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो अक्सर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम रक्त के बारे में समझेंगे, रक्त आखिर होता क्या है। ठीक है, तो ध्यान देंगे रक्त क्या है। हमारे शरीर का एक गाढ़ा लाल रंग का तरल द्रव है जिसका पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। अर्थात रक्त एक कैसा द्रव है, क्षारीय द्रव है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो इसका आंसर कितना है 7.4। ठीक है, अर्थात यह एक प्रकार का क्षारीय द्रव है। अब हम आगे रक्त के संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देंगे रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, पहला पदार्थ जो तरल पदार्थ होता है, तरल भाग होता है, लिक्विड रूप में होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, जो तरल पदार्थ होता है लिक्विड के रूप में रहता है उस क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। यह हमारे संपूर्ण रक्त का कितना प्रतिशत होता है, 55%, 55% होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है कि हमारे रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। तो ध्यान देंगे कितना प्रतिशत, 55% प्लाज्मा हमारे संपूर्ण रक्त का पाया जाता है। अब प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा एक हल्का पीला रंग का चिपचिपा द्रव है जिसमें 90% जल, 90% क्या होता है, जल होता है और 7% उसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, बाकी का 3% जो होता है वह कार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण और ग्लूकोज होते हैं। तो ध्यान देंगे हमारे संपूर्ण रक्त का 55% प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल, 7% प्रोटीन और बाकी का जो 3% होता है उसमें कार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण और ग्लूकोज होता है। हमारे रक्त के प्लाज्मा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं और उन्हीं प्रोटीन को ही प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन किसे कहते हैं, हमारे रक्त में, हमारे प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को ही प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फाइब्रिनोजिन, दूसरा प्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन। ये तीनों जो हैं यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है, हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे यह जो फाइब्रिनोजिन है, जब हम कहीं पर कट जाते हैं तो रक्त का थक्का बनता है, ब्लड क्लॉटिंग जिसे कहते हैं। जब रक्त का थक्का बनता है उसमें यह फाइब्रिनोजिन प्रोटीन प्लाज्मा से अलग हो जाता है। ठीक है, जब रक्त का थक्का बनता है उस समय यह फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है और वह प्लाज्मा जिसमें फाइब्रिनोजिन नहीं है उस प्लाज्मा को ही क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो ध्यान देंगे सीरम क्या है, सीरम फाइब्रिनोजिन रहित ऐसा प्लाज्मा जिसमें यह फाइब्रिनोजिन प्रोटीन नहीं है उसी प्लाज्मा को ही क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अर्थात सीरम क्या है, फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा है। ठीक है, तो ये था हमारे रक्त का पहला तरल भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं। अब रक्त में दूसरा जो भाग होता है वह ठोस रूप में होता है जिसे क्या कहते हैं, रक्त कोशिकाएं कहते हैं, ब्लड सेल्स कहते हैं, ब्लड कॉर्पल्स कहते हैं। ठीक है, हमारे रक्त में मुख्यतः 3 प्रकार के ठोस कण पाए जाते हैं। वे 3 कण कौन कौन से हैं, सबसे पहला होता है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स अर्थात श्वेत रक्त कोशिकाएं। और तीसरा होता है रक्त पट्टिकाणु अर्थात ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अब एक एक के बारे में हम इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं। ध्यान देंगे यह हमारे रक्त का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। उस हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ध्यान देंगे प्रश्न पूछा जाता है कि खून का रंग लाल किसके कारण होता है, तो इसका जवाब क्या होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक लाल रंग का वर्णक है जो इसी में पाया जाता है, आरबीसी में ही पाया जाता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन के उपस्थित होने के कारण ही इसका रंग क्या होता है, रेड कलर का होता है, लाल होता है। एक और ध्यान देंगे यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें ऑक्सीजन
को संयोजन करने की क्षमता होता है। हीमोग्लोबिन का जो एक परमाणु है वह ऑक्सीजन के 4 परमाणु को, ऑक्सीजन के कितने परमाणु को, 4 परमाणुओं को संयोजित करता है और इसके इसी गुण के कारण ही हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन का कैरियर कहा जाता है, ऑक्सीजन का वाहक कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे जब श्वसन की क्रिया करते हैं तब यह हीमोग्लोबिन फेफड़ा से ऑक्सीजन को लेकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और विभिन्न धमनियों के माध्यम से होते हुए कोशिकाओं तक पहुंचाता है और फिर वहां से कोशिकाओं में जब श्वसन क्रिया संपन्न हो जाता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो जाता है तो CO2 गैस उत्पन्न होता है। कौन सा गैस? CO2 गैस। और इस उत्पन्न CO2 गैस फिर हीमोग्लोबिन से मिलता है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और सिराओं से होते हुए, हृदय से होते हुए फिर फेफड़ा तक पहुंचता है और फेफड़ा से फिर नाक से बाहर निकल जाता है। तो इस संपूर्ण प्रोसेस में हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाता है, फिर वहां से CO2 जो बनता है उसको फेफड़ा तक वापस लाता है। तो इसीलिए हीमोग्लोबिन हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, रक्त में उपस्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है जिसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन का कैरियर कहते हैं। ठीक है, अब इसी से संबंधित एक दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि यह जो RBC होता है इसका जीवन काल कितना होता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे RBC का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन का। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें पूछा जाता है कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो ध्यान देंगे RBC का जो निर्माण होता है वह हमारे लाल अस्थि मज्जा में अर्थात रेड बोन मैरो में होता है। इसका जीवन काल कितना? 120 दिन होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में। एक बात और ध्यान देंगे, इसका कब्र अर्थात यह जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं यह 120 दिन के बाद क्या होता है? ठीक है, यह 120 दिन के बाद यह जब मर जाता है तो इसको RBC का कब्र कहते हैं। RBC का कब्र किसे कहते हैं? प्लीहा को। किसे कहते हैं? प्लीहा को ही RBC का कब्र कहा जाता है क्योंकि इसी जगह पर यह RBC कोशिकाएं मृत हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, तो RBC से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ध्यान देंगे। पहला, RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही उसका रंग लाल होता है। RBC का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में। RBC का कब्र किसे कहते हैं? तो प्लीहा को कहते हैं। ठीक है, अब अगला ध्यान देंगे WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। दूसरा क्या है? WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। यह एक प्रकार का रंगहीन द्रव, व्हाइट, यह इसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता है। इसकी जो संख्या होती है वह RBC की तुलना में बहुत ही कम होती है। WBC का जो संख्या होता है हमारे शरीर में वह इसके तुलना में बहुत ही कम होता है। यदि आपको इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि RBC और WBC का रेशियो कितना होता है तो ध्यान देंगे रेशियो जो होता है वह 600:1, अर्थात यदि हमारे शरीर में 600 RBC हैं तो उसके तुलना में कितना WBC होगा? मात्र 1 होता है। ठीक, यह WBC क्या करता है? यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, अर्थात जब बाहर से कोई रोगाणु अटैक करता है हमारे शरीर में तो यह WBC उस रोगाणुओं से पहले संघर्ष करता है और संघर्ष करने के बाद उस रोगाणुओं को मारने का प्रयास करता है। यदि यह उस रोगाणु को मार देता है तो हमारा शरीर बीमार होने से बच जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यह जो WBC होता है हमारे शरीर का बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसीलिए WBC को क्या कहते हैं? हमारे शरीर का सैनिक कहा जाता है। ठीक है, हमारे शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? तो ध्यान देंगे WBC को, व्हाइट ब्लड कैप्सूल को, श्वेत रक्त कोशिकाओं को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हमारे शरीर को बाहरी रोगाणुओं से रक्षा करता है, बचाता है, इसीलिए WBC को ही शरीर का सैनिक कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि हमारे शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? तो वह कौन है? WBC है। इसका जीवन काल कितना होता है? हमारे शरीर में इसका जीवन काल 13 से 20 दिन होता है। मात्र कितना? 13 से 20 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है, तो ये था RBC और WBC। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण भाग है ब्लड प्लेटलेट्स, रक्त पट्टिकाणु। यह हमारे खून में छोटे छोटे कण के आकार में पाया जाता है और यह क्या करता है? हमारे रक्त के थक्का बनने में
मदद करता है। ठीक है, जब हम कहीं पर कट जाते हैं तो देखते हैं कुछ समय के बाद वहाँ रक्त बहना बंद हो जाता है। कुछ देर तक रक्त बहता है, खून बहता है, और कुछ समय के बाद वह बहना बंद हो जाता है। तो बहने का कारण क्या होता है? जो रक्त पूरा लिक्विड रूप में होता है वह धीरे धीरे थोड़ा सा दही रूप में बन जाता है, अर्थात गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने का कारण क्या है? जब कहीं पर काटते हैं तो यही ब्लड प्लेटलेट्स तेज़ी से दौड़ते हुए वहाँ तक पहुँचता है और वहाँ बाहरी ऑक्सीजन से संपर्क करके वह थक्का के रूप में बन जाता है और हमारे रक्त के बहने को बंद कर देता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने देखा कि रक्त की संरचना और उससे संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।